और सज्जनों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सबको। जैसा कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं, भाई साहब श्री ललित बिहारी गोस्वामी जी आज हम सबके बीच फिर से उपस्थित हैं। कल भाई साहब का हमने व्याख्यान सुना था और मैं इस मंच से अगेन प्रोफेसर ललित बिहारी गोस्वामी भाई साहब का अपने तरफ से और संस्थान के तरफ से धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल से अपना समय निकाला और हमारे संस्थान में जो नए अपॉइंटेड लोग हैं, जिनका अपॉइंटमेंट पिछले 1-1.5 सालों में जो नया हुआ है और कुछ पुराने लोग भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको अपने विचारों और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि व्यक्ति निर्माण है उस पर आपने समय निकाला और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। साथ ही प्रोफेसर मंजरी शुक्ला जी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कल भी थीं। उनका भी आज महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहेगा इस विषय के ऊपर। मैं आदरणीय डायरेक्टर साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं इस व्याख्यान में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। जो आज का विषय है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण, कल हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर भाई साहब का, आदरणीय प्रोफेसर ललित गोस्वामी साहब का व्याख्यान सुना था और आदरणीय श्री ललित बिहारी गोस्वामी साहब के बारे में मैं बता दूं कि भाई साहब का योगदान न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके फॉर्मुलेशन में भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रॉम 2015 से लेकर लगभग 2020 तक, जब तक पूरी फॉर्मुलेशन की टीम के साथ भाई साहब उपस्थित रहे और अपने जीवन काल में जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्व करते हुए और शिक्षण कार्य, अपने 35 साल के शिक्षण कार्यों में जिन्होंने महसूस किया, उस चीज़ों को उस एक्ट में लाने की कोशिश की और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आजकल हम देख रहे हैं और हमारा संस्थान उसमें अग्रणी रूप से उस सारी पॉलिसीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसके फॉर्मुलेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः आज समय हमारे पास थोड़ा सा कम है क्योंकि प्रोफेसर गोस्वामी साहब का एक व्याख्यान अगला कहीं और शेड्यूल है। समय की कमी को देखते हुए अब मैं और थोड़ा सा अरेंजमेंट में और लोगों की उपस्थिति दर्ज करने में थोड़ा डिले हमारी तरफ से भी हुई क्योंकि हमारे और कई शेड्यूल चल रहे थे। अब समय व्यर्थ न करते हुए व्यक्ति निर्माण बिकॉज़ मैं भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से रहा हूं और बड़े बड़े प्रशिक्षण संस्थानों में अलग अलग तरह के मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति निर्माण पे कहीं कोई इस टाइप की दार्शनिक इश्यूज़ पे कोई चर्चा नहीं होती। और भैया व्यक्ति निर्माण, माइंड मैनेजमेंट, व्यक्ति निर्माण केवल व्यक्ति निर्माण एक शब्द नहीं है, एक दर्शन है जो हमारी एक जीवन की शैली है, जिसमें हमारा आचरण, हमारी डिसिप्लिन, संस्थान के प्रति हमारी जिम्मेदारी, वो सभी समाहित हैं उसमें। आगे ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय प्रोफेसर ललित गोस्वामी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पे हमें अपने व्याख्यान से अनुग्रहित करें। धन्यवाद निशांत जी। परम सम्मान्य त्रिपाठी जी, निशांत जी, सभी आचार्य बंधु बहनों, परीक्षा में आदमी पास नहीं होता तो रीअपियर आती है। कल पास नहीं हुआ, पास मार्क्स नहीं मिले तो आज फिर मुझे खड़ा कर दिया। दो छोटी छोटी कहानियों से
मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक बकरी का बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ा तो शेरनी ने उसका पालन पोषण किया। 2 बच्चे उसके और थे, दोनों सिंह शावकों के साथ वो बच्चा खेलता था। एक दिन वहाँ हाथी आया तो दोनों सिंह शावक बड़े उत्साह में भर गए और उत्साह की बातें करते हुए हाथी पर प्रहार करने के लिए उद्यत हुए। लेकिन वो बकरी का बच्चा भयभीत हो गया, डरने लगा। जब माँ सिंहनी ने देखा उसे तो उसे सांत्वना देते हुए कहा, यस्मिन कुले तुमोत्पन्नम गजस्तत्र न हन्यते। अरे बेटा, जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है वहाँ हाथी नहीं मारे जाते। और साथ साथ सलाह भी दी, अब तुम जंगल को छोड़ के चले जाओ। तुम्हारे दोनों भाइयों को पता लग गया कि तुम उनके भाई नहीं हो, बकरे हो, तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हो। एक और कथा है इसके ठीक उलट। एक सिंह शावक बकरी माँ के साथ पला, कहीं बिछड़ गया अपने ग्रुप से। और बकरी के जैसा ही व्यवहार वो करने लगा। एक शेर आया, उसने देखा कि बकरी उसको देख करके भयभीत है, बकरी के बच्चे भी डर करके भाग रहे हैं, ये शेर का बच्चा भी डर करके भाग रहा है। समझ में नहीं आया उसके। फिर उसने सोचा, ओहो, इसका तो पालन पोषण बकरी के साथ हुआ है इसलिए डर रहा है। ये जानता नहीं कि ये शेर का बच्चा है, अपने आप को बकरी का बच्चा मान रहा है। उसने जाकर उसको पकड़ा, पकड़ के ले गया नदी के किनारे और नदी में दिखाया उसको, देखो तुम बकरी नहीं, तुम शेर हो। और जैसे ही उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ वो भी दहाड़ने लगा। ये 2 कथाएं हैं और इन 2 कथाओं में एक जगह माँ और एक जगह पिता बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम क्या हो। आत्म परिचय हम जिसे कहते हैं, वो आत्म परिचय कराने वाले सबसे पहले हमारे माता और हमारे पिता होते हैं। वो हमारे जो मांस मज्जा का शरीर है केवल उसी का निर्माण नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं ना, घर पहली पाठशाला और पहले गुरु माँ। जो पशु पक्षियों का संसार है और मनुष्य है, इन दोनों में अंतर है। पशु पक्षी जितना सीखना होता है वो तुरंत सीख लेते हैं। गाय का, भैंस का बच्चा पैदा होते ही थोड़ी देर में खड़ा होना शुरू कर देता है। बस यहीं तक उसका विकास है। कैसे खड़े होना उसे सिखाना नहीं पड़ता है। बंदर के बच्चे को पेड़ पर कैसे चढ़ना ये सिखाना नहीं पड़ता है। मछली के बच्चों को कैसे तैरना ये सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो सहज सीखते हैं उनका ज्ञान केवल वहीं तक रहता है। जबकि आदमी का बच्चा, उसे बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए सहज कुछ नहीं होता। वो 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है तो थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करता है। बैठने के लिए उसे 6 महीना चाहिए, चलने के लिए उसे 10 महीने 9 महीने चाहिए, और तब भी वो केवल चलता है, थोड़ी देर चलता है। उसे सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ। सूरदास कहते हैं, कृष्ण छोटे हैं, यशोदा उनको चलना सिखा रही है। सिखवन चलत जसोदा मैया, उसे सिखाना पड़ता है। लेकिन जब वो सिखाने के बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो फिर वो सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। और ये जो सीखना है यही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यही शिक्षा है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बंदर का बच्चा होगा, वो पेड़ पे चढ़ेगा, उसका ज्ञान यहीं तक
लेकिन मनुष्य के बच्चे का ज्ञान कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, क्योंकि ज्ञान उसकी भी कोई सीमा नहीं है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये हमारा वेद कहता है, ये हमारे उपनिषद कहते हैं। मुझे लगता है कभी कभी मैं गीता उपनिषद की और इनकी बात करता हूँ तो ये सब बड़ी पुराने ज़माने की बात है, ऐसा नहीं है। एक शब्द आजकल बड़ा चल रहा है, सनातन। सनातन शब्द का अर्थ है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो पहले भी अपनी पूरी सामयिकता के साथ उपस्थित था, आज भी अपनी सामयिकता के साथ उपस्थित है और आगे भी सामयिक होगा। वो अपनी सामयिकता नहीं खोता, उसे हम कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्य। और त्रिकाला बाधित सत्य कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य त्रिकाला बाधित ही होता है। सत्य परिवर्तित नहीं होता, सत्य बदलता नहीं है। तो ये जो माँ बाप हैं, ये सबसे पहले हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं, शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, भौतिक विकास के लिए वो सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं। हमारे यहाँ माना तो ये भी गया कि ये जो जन्म है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु अंत नहीं है। जितना सच है कि मृत्यु होती है, उतना ही सत्य है कि जन्म भी होता है। गीता फिर से कहती है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हम आधा ही बोलते हैं कि मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है। वो कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया है उसका जन्म भी। और इसलिए हम ये मानते हैं कि वो ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे साथ निरंतर चलता भी रहता है, निरंतर चलता है। गीता में अर्जुन किसे कहते हैं, कृष्ण, कि देखो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मेरे और तुम्हारे तो अनेक जन्म बीत गए हैं। अंतर केवल इतना है कि मैं जानता हूँ, तुम जानते नहीं। वो प्रारब्ध के रूप में, वो सूक्ष्म ज्ञान के रूप में हमारे साथ चलते हैं। राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ हो गए, नाम गौतम बुद्ध हो गया बाद में। अगर हम पढ़ें तो जातक कथाएं कहती हैं कि 500 जन्म हुए बुद्ध के, कभी बंदर का, कभी घोड़े का, कभी इसका, कभी उसका। और वो 500 कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। 500 जन्मों में उन्होंने जिस ज्ञान को एकत्र किया, तब जाकर के 500वें जन्म में उनको वो व्यक्तित्व मिला कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानवान हो गए। बुद्ध का अर्थ है जिस पद को प्राप्त करना चाहिए उस पद को प्राप्त उन्होंने कर लिया। अब उसके बाद जन्म नहीं होगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। तो हमारे चलते आए पिछले जन्म भी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं। और उसके बाद जब हम पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे व्यक्तित्व में बढ़ा होता है, बढ़ता है, जुड़ती हैं चीज़ें, नए नए आयाम जुड़ते हैं। और हम तो कहते हैं राम और कृष्ण को भी गुरुकुल तो जाना पड़ा, भले ही वो कितना, वो तो स्वयं ब्रह्म है, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। और हमारे मथुरा से कृष्ण तो वृंदावन से चल के आपके पड़ोस में उज्जैन तक चले आए कि हाँ मेरा गुरु घर यहाँ है, यहाँ मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। गुरु उत्तरदायी होता है इसके लिए। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई गुरु पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये शायद सिखाना शब्द ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि वो सीखता है। वास्तव में विद्यालय वो वातावरण देता है जहाँ व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास कर सके, सीख सके, सिखाना नहीं है। हम जब सिखाने पर तुलते हैं तो शायद हम बच्चे के साथ अन्याय करते हैं। एक बच्चा जा रहा था स्कूल बैग लेकर के, रास्ते में एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा क्यों बेटा स्कूल जा रहे हो? कहता है नहीं, स्कूल जा नहीं रहा हूँ, स्कूल भेजा जा रहा है। तो बच्चा समझता है स्कूल भेजे जाने के लिए और जाने में कितना अंतर है। वो 3 इडियट्स आई थी ना फिल्म,
ठीक वही स्थिति है। हम सिखाने पर तुले हुए हैं, डंडा लेकर सिखाने पर तुले हुए हैं। सिखाना नहीं है, वो ज्ञान उसके भीतर है। विवेकानंद यही कहते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन हो जाना, उसका प्रस्फुटन हो जाना, उसमें हम कितने सहायक बनते हैं। जितनी मात्रा में हम सहायक बनेंगे उतनी ही मात्रा में हम अपने काम को, शिक्षक अपने काम को पूरा कर रहा होगा। और इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अपने विद्यार्थी को पढ़े। पढ़ने का अर्थ पुस्तक पढ़ना नहीं है, पढ़ने का अर्थ है व्यक्ति को पढ़ना। सफल शिक्षक वही होगा जो अपने विद्यार्थी को ठीक तरह से पढ़ सकेगा। वो क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका मन क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है, उसकी स्वाभाविक दिशा किस ओर है, उस दिशा में अगर वो मोड़ता है तो वो सफल शिक्षक है। और वो जो सफल शिक्षक है वो जब ऐसे विद्यार्थी का निर्माण करता है तो विद्यार्थी की अंदर की प्रतिभा का प्रस्फुटन होता है। वो अपने अपने क्षेत्र में ऊंचे स्थान पर पहुंच पाता है। गुरु अपने आप को लादे नहीं, गुरु अपने आप को आरोपित नहीं करे। और इसलिए हमारे यहाँ विधान ये है कि गुरु विद्यार्थी का टेस्ट ले, कस के टेस्ट ले, और विद्यार्थी अपने गुरु को कसौटी पर कसे। आज हम क्या करते हैं कि तुम्हारे कितने परसेंट नंबर आए, इतने आए तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। हम विद्यार्थी को परख रहे हैं। विद्यार्थी के पास ये मौका नहीं है कि वो गुरु को परखे। भारतीय पद्धति नहीं है व्यक्तित्व निर्माण की है। विवेकानंद से कहा कि तुम जाओ वहाँ, वो जो मंदिर है माँ काली का, दक्षिण क्या नाम है उसका, और वहाँ वो है, उनसे मिलो जा कर के। और विवेकानंद उनके पास जाते हैं और जा कर के मजाक बनाते हैं। किसका मजाक बना रहे हैं? वो बना रहे हैं रामकृष्ण परमहंस का। मिल के आए क्या? साथियों ने पूछा। हाँ गया था। क्या बोले? कहता है भजन गाओ, भजन गाओ। क्या भजन से कुछ होता है क्या? अच्छी तरह परखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, यही मेरे गुरु हैं, तो वो गुरु को अपनाते हैं। कई जगह कहते हैं ना, गुरु धारण करना। गुरु खोजते हुए स्वामी दयानंद भी निकलते हैं। गुरु कहाँ मिलेगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आखिर में मथुरा विरजानंद के दरवाजे पर पहुंचते हैं। द्वार खटखटाते हैं कुटी का, अंदर से विरजानंद पूछते हैं कौन? और स्वामी दयानंद कहते हैं बाहर से, यही तो जानने आया हूं मैं कौन। जो बाहरी शिक्षा देता है वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो आध्यात्मिक पथ प्रशस्त करता हो। मैं कौन हूं? मैं, ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं। अगर मैं ये हूं, नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? और कल जैसे बात आ गई कि मैं शिव, अपने शंकराचार्य कहते हैं मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, न मुझे जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, मैं तो शिवो हम शिवो। उपनिषद का ऋषि पूछता है को हम, प्रश्न यहीं से उठता है। कल भी बात आई थी कि प्रश्न के बिना उत्तर नहीं मिलेगा। समस्या होगी तो समाधान निकलेगा। मैं कौन हूँ, को हम, और उत्तर मिलता है अहम ब्रह्मास्मि, या शंकर कहते हैं शिवो हम शिवो हम। ये इतना सरल नहीं है, लेकिन को हम से अहम ब्रह्मास्मि तक की जो यात्रा है उसके लिए एक बड़ी साधना करनी पड़ती है। ये साधना ही व्यक्तित्व का निर्माण है। यही साधना व्यक्ति का निर्माण है। मेरा बाह्य परिचय, इसे तो हम कहते हैं नाम रूपात्मक भेद है। मेरा नाम कुछ है, उनका कुछ, उनका कुछ, उनका कुछ, सबकी शक्ल अलग अलग है। ईश्वर से ज़्यादा कल्पना करने वाला तो कोई नहीं है। किसी भी चित्रकार को कहिए कि आप चित्र बनाइए, वो 10 लोगों के चित्र बनाएगा, आखिर कहेगा मैं कितने तरह से, कहाँ से विभिन्नता लाऊंगा मैं। और भगवान ने तो करोड़ों लोग बना दिए, लेकिन एक की शक्ल दूसरे के साथ नहीं मिलती। अगर सिनेमा में जाएं, राम और श्याम को देखें तो शक्ल मिलेगी, सिनेमा में मिल जाती है, वास्तविक जीवन में शक्ल नहीं मिलती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर रहता है। इसीलिए हमने कहा ये तो जगत नाम रूपात्मक भेद है।
और नाम भी सबके अलग अलग हैं, नहीं होंगे तो फिर सुविधा नहीं होगी संसार में। लेकिन तत्वतः हम सब वही हैं, हम सब शिव हैं। इस शिवत्व को प्राप्त करने के लिए जो हम साधना करते हैं, वो साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारे व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। मनुष्य निर्माण इसको कहते हैं। कभी कभी लगता है बड़ी भारी बातें हैं, तो फिर से गीता का आश्रय लेता हूँ। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि ये जो आप कहते हैं ना कि भाई ऐसा मनीषी, ऐसा ऋषि, ऐसा सब, ऐसा एक शब्द है वहाँ स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है स्थिर बुद्धि, जो विचलित नहीं होता। हमें तो थोड़ा सा भी सुख आ जाए तो विचलित हो जाते हैं, उछलने कूदते लगते हैं। अरे भाई सुनो सुनो, क्या हुआ? अरे मेरे 90% आए भाई, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। कितनी देर तक बताएंगे आप? 2 दिन 3 दिन, वो दूसरे देख के भागेगा, यार ये तो कहेगा 90% आया मेरे, और जरा सा भी दुख होगा तो भी विचलित होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? और अर्जुन जब प्रश्न करते हैं तो बड़े भारी भरकम प्रश्न नहीं करते। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे कृष्ण, मुझे आप ये बताइए कि स्थिर प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? जो समाधि में गया, समाधिस्थ हुआ, ऐसा स्थित प्रज्ञ वो क्या है? बड़े प्रश्न नहीं पूछे उन्होंने, कितना ज्ञान, कितना ये, कितनी मनीषा, कुछ नहीं। वो कैसे बोलता है? स्थित धीर किम प्रभाषेत किमासीत, कैसे बैठता है? व्रजेत किम, कैसे चलता है? आज की भाषा का अगर हम आश्रय लें तो हम जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, जो हमारे अंदर है वो बाहर आता है। गुस्से में है तो भी दिखाई दे जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे ठीक तरह से क्रोध के कारण से, चेहरे पर भी दिखाई देगा, सारे वो सब होगा। तो ये जो कुछ होता है ये कैसा है, इससे पता लगेगा कि स्थित प्रज्ञ कैसा है, और वो फिर आगे जाने योग्य है कि नहीं, ज्ञान मार्ग पर आगे जाना योग्य है कि नहीं। और कृष्ण सबका उत्तर भी देते हैं, लेकिन अभी तो समय की मर्यादा है, इसलिए हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं। शिक्षा पूरी हो जाए तो गुरु कहता है कि वहाँ जो कल मैंने तैत्तिरीय उपनिषद का नाम लिया, वो कहते हैं कि पढ़ाई करने के बाद गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए, और गुरु दक्षिणा दे करके फिर आप गृहस्थाश्रम में जाइए। प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी, ये आया है। आचार्य प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य जो मांगे वो गुरु दक्षिणा देना। और आचार्य क्या गुरु दक्षिणा में मांगते हैं? वो कोई रुपया पैसा नहीं मांगते, धन दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं मांगते। वो कहते हैं कि बस आगे गृहस्थाश्रम में जाओ, सृष्टि के क्रम को जारी रखो और समाज के लिए काम करो। विवेकानंद ने पूछा गुरु दक्षिणा क्या? समाज के लिए काम करना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहां से। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है, विभु है, वहां तक इस सारे ज्ञान को ले जाना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जब वो बैठे और उनके सामने प्रश्न था कि मैं बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं, यूरोप जाऊं कि नहीं जाऊं, अमेरिका में जाऊं कि नहीं जाऊं, वहां बुलाया तो था ही नहीं, वो तो बिना बुलाए चले गए थे। तो विवेकानंद लिखते हैं कि मैं असमंजस में था। पहले मैंने माँ शारदा से पूछा था, और जब मैं जाने लगा तो मुझे लगा मेरे पीछे मेरे गुरु खड़े हुए हैं, स्वामी परमहंस खड़े हुए हैं और इशारा कर रहे हैं ऐसे, तुम आगे जाओ। वो जो हमसे तर्क करता था, वो तर्क करने वाला विवेकानंद इंगित समझ करके विदेश जाने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ गुरु की आज्ञा है इसलिए मुझे जाना है। गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, हम कहते हैं अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, और श्रद्धा अंधी होती भी नहीं है। ये हम बड़ा गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, अंधश्रद्धा। तो ये गुरु हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। माता पिता गुरु और पूर्वजन, ये तो है ही है, ये सब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।
व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं माने हमारी जो विशेषताएं हैं उनका प्रस्फुटन हो, काहे के लिए हो, फिर वही केवल आत्मोन्नति के लिए नहीं, हिमालय में जाने के लिए नहीं, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए हो। यही विवेकानंद करते हैं, यही स्वामी दयानंद भी करते हैं। फिर समाज में हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, अभी कल मान्यवर निशांत जी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी घटना बताई। वो घटना राष्ट्रपति कलाम की जीवन की है। राष्ट्रपति कलाम जब वैज्ञानिक थे तो उन्होंने प्रयोग किया और उनका वो प्रयोग मिसाइल, जो भी मिसाइल मैन कहते हैं बाद में, तो वो प्रयोग उनका असफल हो गया। और असफल होने पर बोले मैं गया अपने कमरे में, अपनी कॉट पर चारपाई पे जाके लेट गया और मैं रोने लगा जोर जोर से। फिर कहते हैं इतने में मैंने देखा मेरे सिर पर किसी ने हाथ रखा है। मैंने आंखें उठा करके देखा, मेरे गुरु सतीश धवन वो खड़े हैं। धवन ने कहा कलाम उठो, विज्ञान में जब हम प्रयोग करते हैं तो होता है। आइंस्टाइन प्रयोग कर रहे थे, 1000 बार उनका प्रयोग असफल हो गया। उन्होंने कहा अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं होगा, 1000 बार तुम कर चुके हो। उन्होंने उत्तर दिया कि देखो 1000 बार मैंने प्रयोग किया, कितनी बार और असफल होगा। मुझे पता चल गया कि 1000 तरीके से मेरा प्रयोग सफल नहीं होगा, और 2 बार 3 बार 4 बार फिर वो तरीका मुझे ज़रूर मिलेगा कि मेरा प्रयोग सफल होगा। ये धैर्य चाहिए। वो धैर्य धीरे धीरे आता है, जब आइंस्टीन बनता है तब आता है, कलाम को नहीं था। सतीश धवन ने उन्होंने कहा उठो चलो मेरे साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के कहते हैं कि हाँ ये सब असफलता हुई हमारी, इस सब की जिम्मेदारी मेरी है, मैं प्रमुख हूँ, इस जिम्मेदारी को मैं लेता हूँ। कलाम कहते मैं देखता रह गया, असफल मैं हुआ हूँ, लेकिन मेरा गुरु कह रहा है कि असफल मैं हुआ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। और उसके बाद जब वो प्रयोग सफल हो गया तो फिर सतीश धवन जाते हैं कलाम के पास, कलाम उठो जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें संबोधित करना है। वो कहते हैं मैंने सीखा कि गलती अपने आप लेता है गुरु, श्रेय देता है शिष्य को, उसको आगे बढ़ाता है, वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नहीं तो कलाम कलाम नहीं होते, कहीं चारपाई पर पड़े रोते ही रहते। वो जो आज हमें एक वैज्ञानिक मिलता है, उस वैज्ञानिक से हम हो जाते हैं। ये हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे गुरु हैं कहिए, हमारे साथी हैं कहिए, वो हमें आगे ले जाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो हमें आगे ले जाए, जो बांध करके नहीं रखे। ममता बांधती है, अगर हम बनेंगे ममता में तो माँ के आंचल में बैठे रहेंगे। कितने क्रांतिकारियों के वृत्त मैंने पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं। अभी पीछे मैंने आत्मकथा पढ़ी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं मैं तो कई तरह के कुटेव में पड़ गया था, कई गलत आदतें लग गई मुझे। अगर मुझे किसी ने बचाया तो मुझे 2 लोगों ने बचाया, एक मेरी माँ ने, उन्होंने मुझे ठीक रास्ता दिखाया, और एक मेरे मित्र मिले जिन्होंने आर्य समाज के थे, जिन्होंने मुझे वो साहित्य पढ़ने को दिया जो साहित्य मुझे ठीक रास्ते पर ले आया। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मरने से पहले कहते हैं कि मेरी माँ नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, और माँ भी कहती है कि मेरा तो एक ही बेटा था, अगर दूसरा होता तो उसे भी मैं देशिले नछावर कर सकती। बात बात में हम नाम लेते हैं ना, शिवाजी महाराज नहीं होते अगर 2 लोग नहीं होते उनके पीछे, एक माता जीजाबाई और एक उनके गुरु रामदास। ये व्यक्तित्वों का निर्माण करने वाले केंद्र हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो उनको आगे बढ़ाते हैं, जो उनका निर्माण करते हैं। नहीं तो भगत सिंह भी पैदा नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता इस देश में। इस देश में ये सब हुआ तो इसीलिए हुआ। और तुलना करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं, पश्चिम के साथ तुलना करते हैं, बार बार करते हैं। पश्चिम तो कहता था कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, उनको मताधिकार भी अभी 50-60 साल पहले ही मिला है। ये यूरोप में और अमेरिका की नई बात है, बहुत नई बात है।
कोई कहता है कि एक पुरुष के बराबर 2 स्त्रियां अगर देंगी गवाही तो मानी जाएगी, माने उसको आधा मानते हैं या उसको आत्मा नहीं ऐसा मानते रहे हैं। लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं माना। प्रारंभ से ही यहाँ वो गार्गी हों, अपाला हों, लोपामुद्रा हों, कितने उदाहरण मिलते हैं। महर्षि कहते हैं कि मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। 2 पत्नियां हैं, गार्गी और कात्यायनी। गार्गी से पूछा तो गार्गी ने एक प्रश्न किया उनके सामने, ये ना हम नामृतम श्याम तेन हम किम कुर्यामा। हे ऋषिवर, मुझे ये बताइए, ये जो संपत्ति आप मुझे दे रहे हैं, क्या इससे मुझे अमृतत्व मिल जाएगा, उस ज्ञान की प्राप्ति होगी? और अगर नहीं होगी तो इस संपत्ति का मैं क्या करूं? इतिहास कहता है कि कात्यायनी ने संपत्ति को स्वीकार किया इसलिए कि संसार भी चलना है, यह लोक भी चलना है। और गार्गी ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो अध्यात्म के पथ पर आगे जाना चाहते। तो स्त्री में आत्मा नहीं, स्त्री में आत्मा तो है, वो तो पुरुष से भी बढ़ कर के है, आगे है, वो तो प्रेरणा है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रेरणा माना गया, शक्ति माना गया। और बिना शक्ति शिवो शव, शक्ति नहीं है तो शिव भी शव है। एक परंपरा, विचार परंपरा ये है, दूसरी विचार परंपरा है कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती। ये एक प्रसंगवश बात आती है। तो ये जो कुल मिलाकर के सारा भारत का ठाट खड़ा हुआ, वो व्यक्ति और पैसे, कल बात आई है कि व्यक्ति का निर्माण किस लिए, केवल अपने लिए नहीं। आज संसार में 2 थ्योरी चलती हैं, एक तो पूंजीवाद हम कहते हैं, अमेरिका जिसका प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा समाजवाद जिसका प्रतिनिधि कभी रूस था, चीन था, आज वो भी नहीं रह गया। एक व्यक्ति को प्रधान मान के चलता है, एक समाज को प्रधान मान के चलता है। और मैं व्यक्ति हूं इसलिए मेरे अधिकार, मैं उसमें रहता है। भारत कहता है अधिकार क्या चीज़ है? भारत इन दोनों को छोड़कर, जिसे आज नाम देते हैं हम एकात्म मानव भाव, वो एकात्म मानव भाव है मनुष्य का विकास हो लेकिन समाज की एक इकाई के रूप में। और हम अधिकार की बात नहीं करते, हमारा पूरा साहित्य, पूरा इतिहास कर्तव्य की बात करता है। स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, पुरुषों के क्या कर्तव्य हैं, गुरु का क्या कर्तव्य है, शिक्षिका का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है। आप पूरा साहित्य उठा के देखिए, कर्तव्यों की बात की जाती है, अधिकारों की बात नहीं की जाती। जहाँ अधिकारों की बात करेंगे वहाँ विग्रह है, लड़ाई है। जहाँ लड़ाई है वहाँ विध्वंस है, जहाँ विध्वंस है वहाँ व्यक्तित्व का विखंडन है, वहाँ पागलपन आ जाता है। जहाँ कर्तव्य की बात करते हैं वहाँ एकत्व की बात करते हैं। तुम अलग अलग नहीं हो, ये एक परिवार। ये जो हम बार बार आज हम परिवार और कुटुंब प्रबोधन की बात भी करते हैं, तो यहीं आकर के सारी चीज़ों का समाधान हमको मिलता है। यहीं से जो व्यक्ति निकलता है वो इन क्रमशः, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोपान हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा, इसलिए कि हमें अपनी दीदी का भी संबोधन सुनना है और उससे हमें कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है और मुझे ठीक लगता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो, और व्यक्तित्व का निर्माण फिर से समर्पण के लिए, सृजन का विसर्जन हो, मैं का विसर्जन हो। मैं का जब विसर्जन हो जाएगा तो तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा है, मैं और मोर तोरते माया। माया क्या है, अज्ञान क्या है? मैं मेरा तू तेरा। ये मैं मेरा तू तेरा मिट जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे, एकत्व भाव हो जाएगा। तो वही ज्ञान है, वो एकत्व में ज्ञान, वही हमारे व्यक्तित्व की बात, व्यक्तित्व का निर्माण। भारतीय चिंतन पद्धति उसी को मानती आई है, तब से लेकर आज तक मानती आई है। और आखिर में मैं लोभ संवरण नहीं करवा रहा हूँ। आज ही बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी कि बोले पुतिन के भी एक गुरु हैं, कुछ अलेक्जेंडर ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने मोदी जी की बड़ी तारीफ की है और बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन केवल एक बात शेयर करूंगा आपको। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी इंडिया को फिर से भारत बना रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बड़ी महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर किया है अभी। बिकॉज़ व्यक्ति निर्माण एक अमूलभूत जीवन दर्शन है जो शायद हम अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग चीज़ों को सीखने में ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं, जिसको आपने आज हमारे बीच रखा। और एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, दैट इज़ स्थित प्रज्ञ। ये इतना शानदार जीवन दर्शन है स्थित प्रज्ञ, बिकॉज आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, कहीं भी कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो स्थित प्रज्ञ बनना बहुत आवश्यक है। और स्थित प्रज्ञ आप रहेंगे या आपके व्यक्तित्व निर्माण में ये शब्द रहेगा, आपके जीवन शैली, आपका आचरण में ये रहेगा, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपने। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर मंजरी शुक्ला जी। इनका एक संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। मैडम एक रिनाउंड एकेडमिशियन होने के साथ साथ एक रिनाउंड राइटर और लेखिका भी रही हैं, जिनकी कई भारत प्रसिद्ध किताबें हैं और बेस्ट सेलर बुक रही हैं। सो आदरणीय मंजरी शुक्ला मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं कि व्यक्ति निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर अपने 2 शब्द कह के हमें आगे अनुग्रहित करें। परम आदरणीय ललित जी भाई साहब, त्रिपाठी जी और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। भाई साहब ने जैसे अभी बताया जातक कथाओं के बारे में, तो जातक कथाएं हम अपने बच्चों को, छात्रों को सुनाते रहे हैं और हमारी पीढ़ी ने वो जातक कथाएं पढ़ी भी हैं और अपनी दादी नानी से सुनी भी हैं। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो पुस्तकें हैं वो एक तरह से बाज़ार से बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। जो हम लोगों ने लाइब्रेरीज़ बनाई थी, उन लाइब्रेरीज़ में सालों पुरानी आपको किताबें मिलेंगी, गिनती की चुनिंदा मंथली मैगजीन्स मिलेंगी, पर जो बच्चों के लिए जो पर्टिकुलर किताबें होती हैं वो बंद हो गई हैं। मेरी आंखों के आगे देखते ही देखते और आपके आगे देखते ही देखते नंदन, कादम्बिनी, गोकुलम एक इंग्लिश मैगज़ीन है साउथ की, बहुत बहुत फेमस मैगज़ीन्स है, उसमें कॉलम चलते थे मेरे, गोकुलम, इस तरह से करके जो नन्हे सम्राट, ये सारी मैगज़ीन्स बंद हो गई। मतलब हम लोगों के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पर बच्चा जिद करता है और माँ बाप 1500-2000 का पिज़्ज़ा खरीदने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं, वहाँ पे महीने की 15 रुपए की किताब के पीछे इतने बड़े बड़े पब्लिकेशंस हमारी आंखों के आगे बंद हो गए। दूसरा बड़ा चिंता का विषय है कि वो किताबें अब कहीं भी शुरू होने वाली नहीं हैं, क्योंकि वो किताबें बंद हो गई तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। सब लोग यूट्यूब में और जो डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है, किंडल आ गया, उसमें देख रहे हैं। पर इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि जब नया लिखा नहीं जाएगा तो नया पढ़ा कहाँ से जाएगा। जो कुछ आपको उपलब्ध है आप वही देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, डिजिटल पढ़ने में जो पुस्तक प्रेमी हैं, सिर्फ वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि एक पुस्तक को पाकर जो उसके पृष्ठ पलटते हैं और जब उसको पढ़ते हैं तो कितना प्रेम होता है, कितना आनंद होता है। और अगर हमारी पसंदीदा पुस्तक कोई ले जाता है तो दुश्मन के समान हो जाता है। उसको सालों साल उससे कहते रहते हैं भाई वो किताब कहाँ है। मुझे याद आता है नंदन में मेरी पहली कहानी छपी थी, 2006 की बात है शायद। तो हम जहाँ पे पढ़ाते थे चंडीगढ़ में जिस स्कूल में, तो उन टीचर ने कहा कि अपनी 2 किताब दो, मैं घर में पढ़ाऊँगी। तो मन तो नहीं था क्योंकि पहली किताब थी और शायद कोई ऐसा नहीं था जिसको मैंने ये नहीं बताया हो कि मेरी कहानी उसमें छपी है। खैर उनको दिया बड़े उदास मन से, क्योंकि हमारी सीनियर थी वो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अब संकोच छोड़कर मांगना पड़ा कि मैडम वो पुस्तक, कौन सी पुस्तक? मैडम वो नंदन जो आपको दी थी। नंदन तुम्हारी हो गई चंदन, मेरे बच्चों ने फाड़ डाली, अब तुम ऐसा करो दूसरी ले लो। आप मानोगे नहीं, मैं स्टाफ रूम में जाकर रोई
और बहुत रोई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप दोबारा नहीं ले सकते। वो स्पेशली मेरे पास कॉपी आई थी और मेरी पहली कॉपी थी वो। अब तो चलिए ईश्वर की कृपा से इतनी किताबें छपती हैं, इतना सब छपता है, पर वो जो पहला आपका छपा हुआ आर्टिकल होता है, जिन लोगों का छपा हुआ होगा वो उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के साथ डिजिटल पूरे समय पढ़ने में दिक्कत ये हो रही है कि बच्चों की आंखों में लग रहा है चश्मा लग रहा है, और वो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग रहा है। जब मैं वर्कशॉप में जाती हूँ तो मैंने एक बच्ची देखी, 5-6 साल की बच्ची, छोटी सी, चश्मा लगाए बैठी थी। मैंने कहा तुम ये चश्मा क्यों लगाती हो? तो बोली वो आंटी मैं पूरे टाइम देखती हूँ ना मोबाइल। तो मैंने कहा क्यों देखती हो? कहती वो घर वालों को बताना पड़ता है ना इसमें कौन कौन से फंक्शन है। घर वाले बड़े प्राउड फील कर रहे थे। उसके साथ कोई लेडी थी, वो बोली हमको कुछ नहीं आता है, इसको सब आता है। तो मैंने मन में सोचा अरे इसको सब इसलिए आता है क्योंकि आपने इसके हाथ में पूरा मोबाइल दे दिया है, अगर आप इसको देखकर बताते तो नहीं आता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, तुम आंवले का रस पिया करो। तो कहती है आंवला वो हम नहीं पीते। हमने कहा अच्छा तो गाजर का रस पिया करो। कहती गाजर का रस देखते तो हम औक देते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी आंखें कैसे ठीक होंगी? बोली कोई बात नहीं, हमारे घर में सब चश्मा लगाते हैं, हम भी चश्मा लगाएंगे। तो बच्चों को जब तक हम उन चीज़ों के दुष्परिणाम नहीं बताएंगे कि तुम्हारी आंखों के साथ कितना खतरा हो रहा है, और एक बार चश्मा लगने के बाद आप कितनी भी विधि कर लें, कुछ कर लें, वो चश्मा उतरता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में देखने में आ रहा है पढ़ने की जो ललक है वो कम होती जा रही है। मैं यूट्यूब वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ। उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि जब यूट्यूब में आप कोई कहानी स्कूल की पढ़ने बैठते हैं तो वो पीछे से 50 चीज़ें और दिखाता है उससे रिलेटेड। उसमें क्या होता है, जब बच्चे का चाइल्ड लॉक नहीं लगा होता है तो बच्चा गाना भी देख रहा है, पोयम भी देख रहा है, और वो सारा चीज़ें देख रहा है जो उसको जो सोशल मीडिया उसकी आंखों के आगे परोस के दे रहा है। इसीलिए वो जो बचपन है वो बचपन चला गया। जो हमारा बचपन था और जो ये बचपन है, इस बचपन में बहुत अंतर आया है। इसको सुधारने का एक ही तरीका मुझे ऐसा लगता है, या तो आप अपने मोबाइल में चाइल्ड लॉक लगाएं, टीवी में चाइल्ड लॉक लगाएं, और बच्चे को उतना ही कंटेंट दें जितना कंटेंट उसके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा कंटेंट में क्या होगा कि बच्चा पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ करेगा। कोरोना काल में मोबाइल देखना, मोबाइल से पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेस की मजबूरी थी कि बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटे। उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि बच्चों ने उसी में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना और लूडो खेलना सीख लिया। अब माँ बाप इतने मजबूर हो गए कि जिन पिताजी ने अपना मोबाइल बच्चों के हाथ में दिया था वो मोबाइल उस बच्चे का हो गया, उससे कोई ले नहीं सकता है। अब वो उसका हो गया है और पिताजी को अपने लिए एक नया मोबाइल खरीदना पड़ा। तो बच्चों के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों को जब हम बताते हैं, अभी ललित जी भाई साहब जैसे बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहे थे तो ट्रेन में भाई एक जो कुछ लड़कियां थीं स्कूल कॉलेजेस की, वो लगातार बात कर रही थी। 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, तो भाई साहब ने कहा कि भाई मुझे सोना है। तो वो लोग धीरे बात करने लगी पर करती नहीं। तो बच्चों में ये जो धीरे धीरे संवेदना ख़त्म हो रही है कि हमारे अलावा कोई दूसरा भी है। हम लोगों का ये आलम था कि अगर कोई कह दे कि हमें सोना है तो हम लोग उस जगह से हट जाते थे कि सामने वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं हो। पर जो लोग भी ट्रैवलिंग करते हैं, मेरे साथ आप सब लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे भी नहीं सुनते हैं। बच्चों से अगर आप कहेंगे तो वो कहेंगे आप अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए, आप मतलब सब कुछ आप ही कर लीजिए, हम क्यों करेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। तो ये जो बच्चों में जो संस्कार जा रहे हैं, इसको नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य, इसके लिए हमारी किताबें बनी हैं, इसी के लिए हमारी पुस्तकें बनी थी। क्योंकि अगर मैं 10 बच्चों को यहाँ पे ले आऊँगी, आप सभी टीचर्स हैं, आप उन बच्चों को आकर कहेंगे कि हम तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। पर जो हमारी लोक कथाएँ थीं, लोक कथाएँ जो हमारी दादी ने बोली, जो हमारी नानी ने बोली, और वो एक लोक से होती हुई दूसरे लोक में, दूसरे प्रदेश से होती हुई तीसरे प्रदेश में जो गई, वही कहानियाँ हमारी जो हितोपदेश में आई, पंचतंत्र में आई, जातक कथाएँ में आई, वही कहानियों से हमने जीवन मूल्य सीखे। आज अगर हम किसी को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को पंचतंत्र खरीद के दीजिए, तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये खरगोश और चूहे और कौवे की कहानी पढ़कर क्या करेगा। पर ऐसा नहीं है। जिन भी लोगों ने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हैं वो ये बात जानते हैं कि वो कहानियाँ किस तरीके से आईं। दक्षिण के जो राजा थे, राजा अमर शक्ति, उनके 3 पुत्र थे। उनका मन बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता था, वो बिल्कुल बेचारे राजा जो थे वो हार गए थे। तब उन्हें पता चला पंडित विष्णु शर्मा जी के बारे में। उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा जी को बुलाया और कहा कि ये जो मेरे 3 पुत्र हैं ये निरे महामूर्ख हैं और ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, गुरुकुल नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं इनको कैसे पढ़ाऊँ। तो पंडित विष्णु शर्मा जी ने कहा मैं 6 महीने में
आपके पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे दूंगा कि ये सभी तरह से योग्य और राजकाज चलाने में प्रवीण हो जाएंगे। तब पंडित विष्णु शर्मा जी ने जो कहानियों के माध्यम से बताया, वो कहानियाँ बनी पंचतंत्र की कहानियाँ। तो जिन कहानियों को पढ़कर मूर्ख व्यक्ति राजा महाराजा बन गया, तो हमारे बच्चे जो हैं वो तो कुशाग्र बुद्धि होते हैं। अगर उनको वो कहानियाँ पढ़ाई जाए तो उनसे वो बहुत कुछ सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। पंचतंत्र के लिए मैं बता दूं कि ये 55 से ज़्यादा भाषाओं में ये बुक जो है इसका अनुवाद हो चुका है, और 200 से ज़्यादा, अब तो 250 करीब हो गए, इसके एडिशन निकल चुके हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जो जितने फिक्शन हुए हैं ये सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत में लिखा गया है। आजकल के बच्चों को ये चाव है कि हम तो हैरी पॉटर खरीदेंगे, वो इंग्लिश में लिखी गई है, या वो स्टोरीज जो इंग्लिश में लिखी गई है हम अंग्रेज़ी का पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी साहित्य। पर यही जो कहानियाँ हैं जो हमारी रैबिट और टॉर्टॉइज होकर जो आगे बढ़ी हैं, ये खरगोश और चूहे की जो दौड़ थी, ये हमारी जातक कथाएँ थी। सबसे पहले हमारी सारी जो कहानियाँ थीं, सारे फिक्शन, ये संस्कृत में लिखे गए। यहाँ से ये बाहर के देशों में गए, वहाँ इनका उर्दू और फ़ारसी में जो ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद ये और ज़्यादा बाहर गए, तब इनका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुआ, और वापस से फिर ये जो है हमारे मार्केट में आकर छा गए। इसकी सिंहासन बत्तीसी की आप बात ले लीजिए, आप सब लोग जानते होंगे, उज्जैन बिल्कुल पास में है। सिंहासन बत्तीसी में 32 पुतलियों के माध्यम से बहुत श्रेष्ठ कहानियाँ कही गई हैं। अगर हम अपने बच्चों को उन कहानियों को थोड़ा सा शॉर्ट करके बताएं तो बच्चे सीखेंगे। उसमें ये बताया गया है कितने आराम से कि अगर आप किसी पद के योग्य नहीं हैं, या आप अगर योग्य नहीं हैं, तो आप उस पद पर नहीं जाइए। जैसे राजा विक्रमादित्य की वो जो सिंहासन रहता है जिसमें 32 पुतलियाँ होती हैं, तो जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं तो हर रात एक पुतली उड़ जाती है और वो कहानी सुनाती है, और कहानी इतनी प्रेरक होती है, इतनी प्रेरणादायी होती है, वो जीवन मूल्यों से भरी हुई होती है कि वो ये खुद पूछती है प्रश्न राजा भोज से, क्या आप अपने आप को इस योग्य मानते हैं कि आप इस सिंहासन पर बैठ सके? तो राजा भोज जो है वो कहते नहीं, और वो चले जाते हैं। इस तरह से 32 कथाएं जो हैं, वो 32 कथाएं हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए बहुत ही जो हैं आवश्यक है। जैसे हम बच्चों को वृक्षारोपण कहते हैं, करो, वृक्ष बचाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। अभी हम लोग भाई साहब के साथ में हमारे विद्या भारती का समारोह था उज्जैन में, उसमें हम थे। वहाँ पर एक बच्ची आई थी छोटी से, उसने भी हिंदी कहानी में कथा कथन में फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया था। तो 1730 में अमृता देवी करके एक महिला थी विश्नोई समाज की। वहाँ पर जोधपुर ज़िले में जो एक राजा थे, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भाई जो है खेचड़ी वृक्ष काटे जाएंगे। वो जो वृक्ष थे, मतलब मैं आपको सिर्फ प्रेम बता रही हूँ कि आज हमारी आंखों के आगे वृक्ष पे वृक्ष कटते चले जा रहे हैं। कोरोना में डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वृक्ष लगाने चाहिए, उसके बाद भी अगर कोई वृक्ष गिरता है तो कोई भी ना उसको टैग करता है, ना सोशल मीडिया पे कहता है, ना कहीं कंप्लेन करता है कि अरे सड़क का वृक्ष गिर गया है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि वही सड़क का वृक्ष दिन भर कितने न जाने हज़ारों लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो वो महिला का प्रेम देखिए, जो जब राजा के जब सैनिक वहाँ पर आए और उन्होंने वृक्ष को काटने के लिए शुरू किया, तो उनके सैनिकों ने समझाया भी कि भाई यहाँ के जो लोग हैं विश्नोई समाज के, ये वृक्ष को देवता मानते हैं, इनको मत काटो। पर वो मंत्री नहीं माना कि भाई महाराज की आज्ञा है। जाकर उसने जब वृक्ष काटने शुरू किए तो वो कटने की आवाज़ सुनकर अमृता देवी बाहर आई अपने पति और 3 लड़कियों के साथ में। तो उसने कहा कि भाई वृक्ष हमारे देवता हैं, इनके कारण हम एक तरह से जीवित हैं, पशु पक्षी या हमारे समाज के अंग हैं, इनको आप मत काटिए। उसने कहा नहीं, हम तो काटेंगे, महाराज का आज्ञा है। अमृता देवी पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई, और जब वो पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई तो मंत्री ने कहा कि इसको भी काट दो। सिपाहियों ने पेड़ सहित अमृता देवी को काट दिया। जब माँ चली गई तो एक के बाद एक करके 3 लड़कियाँ आई। बड़ी बेटी आई, उसको भी काट दिया। मंझली बेटी आई, उसको भी काट दिया। तीसरी बेटी आई, उसको भी काट दिया। ये सब सुनकर, चित्कार सुनकर जब पति आया, पति ने देखा मेरा तो परिवार खत्म हो गया है। पति भी उससे पेड़ से लगकर खड़ा हो गया, पति को भी काट दिया। 5 लोगों के साथ 363 लोगों को काटा गया। पूरा गांव खड़ा हो गया वृक्षों को बचाने के लिए। 363 लोग जब कट गए, उसके बाद सिपाहियों के हाथ कांप गए। उन्होंने कुल्हाड़ी अपनी छोड़ दी, वो चले गए। जब महाराजा को पता लगा तब उन्होंने माफ़ी मांगी। वो प्रेम उसी को देखते हुए जो आप लोगों ने सुना होगा चिपको आंदोलन,
चिपको आंदोलन वहीं से प्रेरित हुआ और इस तरीके से हज़ारों लाखों पेड़ बचे। पर हमारा बड़ा परम दुर्भाग्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, मुझे लगता है कि जब हम कोई चीज़ कहते हैं और करवाते हैं उसमें बहुत अंतर हो जाता है। हम अगर अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम एक टमाटर का भी पौधा लगा दो, तो वो उसको जाएगा, पानी देगा, खाद देगा और देखेगा कि वो टमाटर उसमें कितने लगे। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वृक्ष काटे जा रहे हैं तो हम अपने बच्चों से लगवाएं। जब हमारा जैसे हमारे नाना थे, वो शाखा जाते थे, तो वो हम लोगों को रोज़ बताते थे कि ये जो आम का पेड़ है ये मैंने लगाया था। और बाद में हमको अब उस उम्र में जाकर समझ में आता है कि वो जो आम का पेड़ था उससे उनका इतना अफेक्शन किस लिए था, इतना प्यार किस लिए था। हर कभी वो अपने दोस्तों के साथ जाते थे, शाम को वहाँ जाकर बैठते थे। तो जब हम किसी भी पेड़ के साथ लगाते हैं तो उससे जीवन पर्यंत जो है हमारा जुड़ाव हो जाता है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शुक्ला मैम। और अब मैं इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो लेक्चर दिया जीवन दर्शन और जीवन मूल्यों पे, आप सभी अपने करताल ध्वनि से इनका धन्यवाद प्रेषित करें। अब हम व्याख्यान के लास्ट पक्ष की ओर अग्रसित हैं। अब इसमें मैं डायरेक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि हाँ, बिकॉज़ क्या है कि जीवन दर्शन और जीवन मूल्य, हम एक तकनीकी संस्थान हैं और यहाँ पे हमेशा तकनीकी चीज़ों पे बातचीत होती रहती हैं। हमारे कई एक्सपर्ट आते हैं जो तकनीकी क्षेत्र के से संबंधित महत्वपूर्ण लोग होते हैं, लेकिन जो एक जीवन दर्शन है, जीवन मूल्य है, जो किसी भी संस्थान के निर्माण या फिर व्यक्तित्व या व्यक्ति के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण है, वो पक्ष मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो पक्ष कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसलिए हमने दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, मध्य प्रदेश शासन के साथ इनका कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए दोनों लोग भोपाल आए हुए हैं, और हमने इनसे आग्रह किया कि जीवन दर्शन, जीवन मूल्य, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, व्यक्तित्व निर्माण पे अपने पक्ष रखें और संस्थान के एम्प्लॉइज़ को इस पे अपनी बात रख के और उनको प्रेरित करें। तो इन्होंने रखा। अब आगे मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि जिनके भी कोई प्रश्न हो इन विषयों के ऊपर, कृपया करके खुल के आप पूछें। और अगर कोई किसी प्रकार के भी इस जीवन मूल्यों, जीवन दर्शन के ऊपर, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, आप सबको आगे आना चाहिए और आप पूछिए, खुल के पूछ सकते हैं। ये कोई तकनीकी विषय नहीं है, बट बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम सबके निर्माण और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जी हाँ, माइक आप दीजिए। कोई भी पूछना चाहता है आगे आइए। हाँ, इधर माइक दीजिए। श्री कंडाडी जी हैं जी। धन्यवाद। टॉक अबाउट वैल्यू, व्हाट वी शुड वैल्यू द मोस्ट। जी, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने पूछा है कि अगर हम मूल्यों की जो बात करते हैं, वैल्यूज़, तो उन वैल्यूज़ में अगर हम सीक्वेंसिंग करें तो कौन सी जीवन में वैल्यूज़ महत्वपूर्ण है जिनको हमें पहले उसको मानना चाहिए। आई होप यही आपका क्वेश्चन है। Yes, जी, and why? जी जी। हम उन मूल्यों को क्रम क्यों देना चाहते हैं, और फिर भी क्रम देना हो तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ पर स्पीक मैके का कार्यक्रम था और पंडित चौरसिया, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया वहाँ पर थे। अब उनके बारे में तो क्या कहें, बहुत बड़े साधक हैं।
उनसे जब बोलने के लिए कहा गया उनकी प्रस्तुति के बाद, और प्रस्तुति ऐसी थी बांसुरी की कि लगा कि जब ये ऐसा बजा रहे हैं तो कृष्ण कैसा बजाते होंगे। सभी लोग अभिभूत थे, लेकिन बोलने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने कहा, देखो मैं किसी बात नहीं करूंगा, केवल एक बात कहूंगा कि जीवन में तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, बड़े विद्वान बन सकते हो, लेकिन सबसे पहला काम माता पिता की सेवा। और इस बात को उन्होंने इतनी बार दोहराया कि उनके पूरे वक्तव्य में माता पिता की सेवा इसके अलावा कुछ था ही नहीं। माँ पहली गुरु है, इसीलिए मातृदेवो भव पहला प्रणाम। उनको देवता मानो, पितृदेवो भव दूसरा है, आचार्य देवो भव तीसरा है, और अतिथि देवो भव एक चौथा है। और ये भी क्रम है, पहले माँ। ये जो हमारी धरती है इसको माता कहा गया, लेकिन हमारे विद्वान कहते हैं माता गरीयसी भूमि। इस पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ी अगर कोई है तो वो माँ है। स्वर्गाद उच्चतर पिता, स्वर्ग से भी ऊपर अगर कोई है तो पिता है। तो माता पिता, मैं उनकी बात को दोहराता हूँ फिर से, पंडित चौरसिया जी की मुझे हमेशा याद रहती है कि अगर वैल्यूज की बात है, जीवन मूल्यों की बात है और भारतीय जीवन मूल्यों की बात है, तो माता पिता का सम्मान, उनके प्रति प्रणाम भाव निरंतर बना रहे तो सब कुछ रहेगा। उन्हीं से हमें मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चंस हैं? मैं एक बार फिर से, हाँ उधर पीछे माइक एक बार दिया जाए। मैं फिर से कहूँगा कि हम तकनीकी शिक्षक शिक्षण संस्थान है और आगे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बन गए हैं और उस दिशा में हम अग्रसित हो रहे हैं। और जीवन मूल्य में आजकल जो हम देखते हैं कि नए जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं उनमें हमने देखा है कि जीवन मूल्यों की बड़ी कमी महसूस हो रही है। तो एज ए शिक्षक, एज ए गाइड, आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। और क्योंकि कई केसेज हैं, आप देखिए रोड रेज केसेज हों, सब यंगस्टर्स ये आजकल कर रहे हैं, सुसाइड केसेज, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जीवन मूल्य ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सब दिशा में हम बढ़ जाते हैं। हमारा युवा बढ़ रहा है। सो एज ए शिक्षक हमें सारे डाउट क्लियर होने चाहिए कि जीवन मूल्य क्या है, जीवन दर्शन क्या है, कैसे हम आगे जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जो विद्यार्थी या शिक्षक आ रहे हैं वो इन मूल्यों को कैसे समझें। सो आगे डॉक्टर हरिंदर साहब हैं जी, पूछिए आपका प्रश्न। जी धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। महोदय, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा बेटा आने वाले महीने में 1.5 साल का हो जाएगा और मैं जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पिता से जो सीख पाया उसमें कई सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चा एक पिता के रूप में जब मुझे देखे तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण बहुत अद्भुत हो, क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे कई मेहनत करनी होगी ताकि वो मुझे सिखाने की जगह मुझे देख के सीखे, मुझसे देख के सीखे कि मेरे पिता ऐसा करते हैं। तो वो क्या तरीके हैं जिससे मेरा बेटा आने वाले समय में एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के रूप में अपनी परवरिश में वो अपने जीवन में वो सब मूल्य लेके आए, और एक पिता के तौर पर मैं ऐसा क्या करूं कि उसका व्यक्तित्व और मेरा व्यक्तित्व, मेरे परिवार का व्यक्तित्व खूब अद्भुतता के साथ उभरे। धन्यवाद। एक बहन यात्रा कर रही थी, बेटी उसके साथ थी ट्रेन में। माँ भी पत्रिका पढ़ रही थी और बेटी भी एक छोटी पत्रिका पढ़ रही थी जो बच्चों के लिए होती है। तो किसी ने कहा, आपकी बेटी तो बड़ी संस्कारवान है, नहीं तो बच्चे तो मोबाइल देखते हैं। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ती हूँ तो ये पढ़ रही है, मैं अगर मोबाइल देख रही होती तो ये भी मोबाइल देख रही होती।
ये बात ठीक है कि आज की भाषा में हम जैसे कहते हैं रोल मॉडल, वो पिता सबसे पहला रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए, और उसी से ही सीखता है। दशम गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे अपना बलिदान कर सके, क्यों कर सके? हम छोटे थे तो गीत गाते थे, पंजाबी में गीत था, पिता वारे आते लाल चारे वारे थे, हिंदू तेरी शान बदले। इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अपने पिता और अपने 4 बच्चों का बलिदान जिसने किया, ऐसे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह बलिदान करते थे तो बच्चे बलिदान कर सके। और बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि जब दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा रहे थे तो बड़ा बच्चा रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो छोटे भाई ने कहा, अरे तुम रो रहे हो, बड़े होकर के रो रहे हो, तुम जानते नहीं हो अपने देश के लिए अपनी जान, अपने धर्म के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तुम्हें डर लग रहा है? बड़ा भाई कहता है, नहीं डर नहीं लग रहा, मुझे ये सोच के आंसू आ रहे हैं कि तू मेरे से छोटा है लेकिन तेरा बलिदान पहले हो जाएगा। वहां होड़ लगती है कि मेरा बलिदान पहले हो। भगत सिंह चाहते तो जीवन बचा सकते थे, बोले नहीं, इस राष्ट्र को जो सोया हुआ है इसको जगाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो रोल मॉडल पहला होता है पिता। पिता अपने आप को ठीक रखे तो बच्चा ठीक रखेगा, लेकिन आप अपने बच्चे को अपनी छाया मत बनने दीजिए। इस देश में दूसरे महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को देवता मानकर इसके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी पुस्तकें उनके हाथ में दीजिए। वो सब जब उनके रोल मॉडल बनते चले जाएंगे तो आपका बच्चा अद्भुत होगा, देश के लिए बहुत कुछ कर सकेगा। और आज देश के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, पर इस देश को आगे ले जाने के लिए, कल जैसे बात हो रही थी अपने मान्यवर त्रिपाठी जी से, स्व का बोध, हम क्या हैं, हम भारतीय हैं, ऐसा मैंने कहा। उन्होंने कहा ना कि इंडिया से भारत बना रहे हैं फिर से। अपनी परंपराओं पर हम गर्व कर सकें, अपनी उन परंपराओं से संयुक्त जो एक हिंदू हो सकता है या भारतीय हो सकता है, कुछ भी कहिए, और भारतीय और हिंदू होने का अर्थ है एक अच्छा मनुष्य हो सकता है। हमारी पूरी परंपरा का अगर निचोड़ आप कहें तो एक अच्छा मनुष्य बनाने पर। नॉर्थ ईस्ट के गांव में गए तो वहाँ एक उसको होता है ना गांव का प्रधान, उसको वहाँ गांव बूढ़ा कहते हैं। तो गांव बूढ़े से कहा कि तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? ये सच घटना है, वो पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन उसका जो उत्तर था वो शायद हम जो शहर में रहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। वो कहता है, मैं अपने बच्चे को एक अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ। इसी को हमने मैन मेकिंग कहा है, इसी को हमने चरित्र निर्माण कहा है, इसी को हमने व्यक्तित्व निर्माण कहा है। अपनी छाया से अलग निकाल दीजिए, आपसे कहीं आगे जाए। शिष्यात् पुत्रात् शिष्यात् पराभवम्। आपको और भी आनंद होगा, आपके बेटे को भी आनंद होगा, वो बहुत कुछ करेगा। ऐसा करे, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय। हाँ, एक और क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन मैडम आपसे है। मेरे दोनों बच्चे हैं सिविल इंजीनियर, और जहाँ तक हमने जो भी हमसे बना तो हमने उनको सहयोग दिया। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है जब कोई बात होती है ना, और मैं उनसे पूछता हूँ, बोलता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो उनकी शुरुआत एक शब्द से होती है। वो शब्द होता है, पापा आप कुछ नहीं जानते। ये एक जो कुछ नहीं जानने वाला काम है, ये हम पे कभी कभी काफ़ी नर्वस कर देता है। ऐसी स्थिति को हम जैसे माँ बाप कैसे उसको डील करें? थैंक यू। चुप रखे हो जाइए, मन को विचलित मत होने दीजिए। और वो बच्चे आज नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ समय बाद समझेंगे कि हम जैसा कह रहे हैं वो शायद ठीक नहीं। और इतनी समझ उनको आ जाए, बस यही उसका प्रतिकार है, दूसरा कुछ नहीं। समय दीजिए, समय आने पर ही चीजें ठीक होंगी। थैंक यू सर। धन्यवाद माननीय। हाँ, इधर माइक इधर दिया जाए। हाँ, जस्ट मैडम वेट कर ले माइक आने का।
बिकॉज आपकी भी बात लोगों तक पहुंचेगी। और आपने स्थित प्रज्ञ की बात जो कही, तो मैं चाहूंगी कि इसको आप थोड़ा सा व्याख्या और करें कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। गीता का पूरा ज्ञान वो स्थित प्रज्ञ का ही है। जी जी बिल्कुल। यो न हृष्यति न द्वेष्यति न कांक्षति, जी जो न बहुत प्रसन्न होता है न बहुत दुखी होता है, न जिसकी बहुत अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। उसका लक्ष्य उसके सामने है, जो उसे करना है वो करता है। अब आप कहेंगे मनुष्य तो सुख दुख तो होगा ही, सुख दुख हो लेकिन बहुत ज्यादा देर का ना हो, टिकाऊ ना हो। संस्कृत में एक कहावत है, चक्रारेव परिवर्तन्ते सुखानि दुखानि च। सुख और दुख चक्र की तरह से है, आज सुख है कल दुख होगा फिर सुख आएगा, ये क्रम निरंतर चलेगा। हम उसमें आसक्त न हो जाए, हम उसमें चिपक न जाए, हमारा मन उसके साथ न चिपक जाए। इसी को गीता ने कहा अनासक्त कर्म योग, जो ऐसी अनासक्ति कर सकता है अपनी आसक्ति पर विजय। मुझे ये इच्छा है, यही होना है, इसको छोड़ दीजिए। किसी ने कहा अनुभव क्या है, बोले पहले मैं जो चाहता था वो मुझे अच्छा लगता था, अब जो होता है वो मुझे अच्छा लगता है, यही स्थिति बन जाए, यही स्थित प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मैडम है, गीता का ही है, जी। आत्मन्यवात्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में जो संतुष्ट है, जिसे बाहरी चीजें उत्तेजित न करें। उन्होंने कहा ना कि बेटा ऐसा कहता तो बुरा लगता, ना बुरा नहीं लगे। बेटे को आज समझाएंगे नहीं समझेगा, समय समझाएगा समझेगा। सही बात है। इसी में सर वो जो कहा था कि हानि लाभ मान अपमान, यही बात आगे कही। तो तुलसी ने उसी का अनुवाद किया है, हानि लाभ जीवन मरण ये सब जी। सर नमस्कार। ये आपने जितने मैडम ने भी जैसे बताया कि जातक कथाएं जो है वो भगवान बुद्ध के 500 जन्मों के ऊपर आधारित है। ऐसे बहुत से और चीज़ें होंगी जो मैं होंगी, मुझे तो नहीं पता थी। और जिस तरह से हमारे जो पुराने सब ग्रंथ हैं और सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई तो करिकुलम के हिसाब से जा रही हैं। घरों में आजकल यूनिट फैमिलीज के कारण जो पुरानी पीढ़ी से जो ज्ञान मिलता है उसके बहुत सारे लिमिटेशन हो गए हैं। और जैसे आपने बताया कि बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है, वही ज़्यादा देखते हैं। इससे एक बात ऐसे लग रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं उससे बच्चों का जो स्वतः का चिंतन है और उनका जो राइटिंग का जो स्किल है कि जो मेरे मन में आया है वो मैं लिखूं, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टाइपिंग और इसी पे ज़्यादा जा रहा है। तो हमारा जो शिक्षण पद्धति है उसमें क्या हम एक, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बोर्ड है, बहुत सारे, एक ICSE है, CBSE है, स्टेट बोर्ड है, ऐसे वैसे हम एक ट्रेडिशनल जो हमारा पद्धति है उसके हिसाब से हम पूरा शुरू से लेके आखिर तक क्या हम एक स्ट्रीम नहीं क्रिएट कर सकते, जिसमें जैसे पुराने समय में शिक्षा होती थी उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, वोकेशनलाइजेशन सभी कुछ था, हायर लर्निंग भी था। क्या हम एक ऐसी पद्धति नहीं क्रिएट कर सकते जिससे कि हम हमारी जो परंपरा है उसको हम संरक्षित कर सकें और उसको उसके बारे में बात कर सकें, मतलब उसको हम फिर से पुनर्जीवित कहिए या उसको प्रिजर्व करना कहिए, जो भी कहिए, ऐसा हो सकता है क्या? इसका ठीक ठीक उत्तर तो डॉक्टर त्रिपाठी देंगे, उन्होंने इस विषय में थोड़ा काम किया भी, जो लेखन की बात की। बाकी गीता प्रेस गोरखपुर है, 100 साल हो गए, उसने घर घर में मानस पहुंचा दी, गीता पहुंचा दी। अब हमें अपनी मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। गीता हो या रामचरितमानस हो या रामायण हो, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। अगर हम रिलीजियस बुक के अर्थ में लेते हैं, वैसे धर्म का अर्थ है धर्मम कारणात् धर्मम इति,
जो हमें व्यवहार में लाना चाहिए वो धर्म है, और इसलिए हमारे घर में ये सब है, लेकिन हमने इनको लाल कपड़े में बांधकर पूजा के लिए रख दिया है। आप वहां से इनको हटा दीजिए, लाल कपड़ा भी हटा दीजिए, रोली चावल चढ़ाना भी बंद कर दीजिए, तो अपनी बुक शेल्फ में रख दीजिए सामने, और जब आपका मन करे तब आप निकाल करके पढ़िए। पूजा मत कीजिए उसकी, तो आपको आनंद भी होगा, साहित्य का आनंद भी। बड़े साहित्यिक ग्रंथ हैं ये सारे, लेकिन जीवन मूल्य क्या है ये इसमें मिलेगा। एक सज्जन जा रहे थे, लेट हो गए, ट्रेन चल पड़ी, चलते चलते उन्होंने अपना बैग अंदर डाल दिया, खुद चढ़ गए, पत्नी तो पीछे रह गई, और वो चिल्लाने लगे। उनका भाई क्या, क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने रामचरितमानस नहीं पढ़ी? बोले रामचरितमानस से क्या लेना देना इससे, तुम पढ़ते ना। केवट जब नाव लेकर के आता है तो राम पहले सीता को आदर पूर्वक चढ़ाते, फिर चढ़ाते हैं। तुमने अगर पत्नी को चढ़ाया होता तो तुम भी चढ़ जाते। जीवन के मूल्य, जीवन का छोटा छोटा व्यवहार उसमें है। बाकी जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कहा, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया है। कल बहुत चर्चा भी हो रही थी, मैं ये माइक नहीं, हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे इसके विषय में, समय आएगा तो करेंगे। इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा अपने अनुभवों से मैं कोशिश करता हूँ उत्तर देने की। जैसा कि मैं पहले अपने मिलिट्री कैरियर में मैंने कई देशों के या यूनाइटेड नेशन के मिशन पे भी कई बार बाहर जाने का मौका मिला, और जो विकसित राष्ट्र अपने को कहते हैं, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इतने विकसित राष्ट्र हैं, सब कुछ है उनके पास। उनकी शिक्षा पद्धति, जो कल बात हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके स्टैनफोर्ड हो या हार्वर्ड हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो केसेस होते हैं कि कोई लड़का उठा, हथियार उठाया और 10 लोग, शिक्षक को भी मार दिया, 10, आप सब न्यूज़ वो सुनते होंगे। और वो अब क्या है, वो हमारे जीवन दर्शन, भारतीय जीवन दर्शन की तरफ आ रहे हैं, आपने देखा होगा। कल मैं इंटरेक्ट कर रहा था, एक आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ लोग आए हुए थे, जो श्री श्री रविशंकर जी की संस्था है। मैं कल वही सोच रहा था, उनकी संस्था यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट में इतना बड़ा बड़ा काम कर रही है, लेकिन हम अपनी वो पुरानी सभ्यताओं से दूर होते जा रहे हैं। और जैसा माननीय ने कहा कि बिल्कुल वही जीवन दर्शन है, अपने डेली के रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क के साथ साथ हम उन जीवन दर्शन को भी याद करें, अपने मूल्यों से जुड़े रहें। इस तरह के जो ग्रंथ जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, चाहे वो गीता हो, रामचरितमानस हो, उनसे जुड़े रहें, तो सारे प्रश्न उसी में समाहित हैं और उनका समाधान मिल जाएगा। शायद पूरा विश्व भी उसी दिशा में जा रहा है। जो अभी हम पिछले 2 सालों में 2020-21 का जो दौर था, एक इस सदी की पूरे 100 साल में सबसे बड़ी महामारी से हम गुजरे। उस टाइम मैं कश्मीर और लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉयड था, और मैं सोचता था कि शायद लोग ये जो महसूस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में थोड़ी सी जेनरसिटी लोगों के अंदर आएगी सिंपली। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उत्तेजना, वर्क प्लेस पे ओरिटेशन, वो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो ये जो पूरा व्याख्यान था, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि अपने जीवन में समन्वय, संतुलन और जीवन मूल्यों को के साथ जुड़े रहना। ये सब जुड़े रहेंगे तो हर संस्थान में ये आवश्यक है, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड और नियंत्रित रहेंगी। सो हम अगले प्रश्न की तरफ जी मैं और जोड़ देता हूँ। आप मेजर रहे हैं, और सेना के प्रति मेरा क्या सभी का बड़ा आदर भाव रहता है, भारतीय सेना के प्रति तो विशेष। तो एक अधिकारी मिले और उन्होंने कहा कि जब हम फ्रंट पर होते हैं और कुछ अनहोनी होती है, आक्रमण होता है, हमारे साथी मारे जाते हैं, कल जिनके साथ शाम को सुबह जिनके साथ चाय पी है, आज वो देख रहे हैं हम नहीं है, बड़ा क्रोध आता है, लगता है क्या कर डालें। लेकिन कहते हैं हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम सारी चीज़ों को सहते हैं। वास्तव में एक सैनिक से ज़्यादा स्थित प्रति दूसरा कोई नहीं हो सकता।
कम से कम भारतीय सैनिक, पाकिस्तानी सेना की बात नहीं करता हूँ और सैनिकों की बात नहीं करता हूँ, वो जो कुछ करते हैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो किस तरह अपने आप को नियंत्रित करते हैं, भारतीय सैनिक कैसे नियंत्रित करता है, इसकी कोई दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरा, कभी कभी लगता है कि सारी पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं है। मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, वहाँ एक स्कॉन टेम्पल है और स्कॉन टेम्पल तो पूरे भारत के पूरी दुनिया में है, लेकिन वहाँ दो चीज़ें, एक संग्रहालय है जहाँ प्रभुपाद जी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और एक वहाँ गुरुकुल है, और वहाँ विदेश से जो आए दंपति है वो रहते हैं, अपना भजन पूजन करते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। उनसे पूछा अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उनका धर्म प्रचारक बनाना चाहते हैं। उन बच्चों के अल्फाबेट्स देखी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, वहाँ ए फॉर एप्पल नहीं है, बी फॉर बॉल नहीं है, वहाँ ए फॉर अच्युत भगवान विष्णु की तस्वीर है, बी फॉर बलराम, एस फॉर सुभद्रा, वो तस्वीरें बनी हुई हैं। ये संस्कृति को जब हम आत्मसात कर लेंगे, इन परंपराओं का आत्मसात कर लेंगे, ये आधुनिक युग की, ये हमको स्थित प्रज्ञ होना सिखाएंगे। डॉक्टर साहब से जैसे बात हो रही थी, स्व, यही हमारा स्व है। आज पहचान की बड़ी संकट है। ये पाकिस्तान में इतनी चल कूद क्यों, हमारी पहचान कहाँ है हमारी, हम इतिहास जाके 47 में खत्म हो जाता है। उसके पहले तो हमारा साझा इतिहास है, उस इतिहास को मानना नहीं चाहते। ये जो पहचान का संकट आज है, ये सबसे बड़ा, ये पहचान पत्र जो हमें मिल गया ना, आधार कार्ड, ये पहचान नहीं है। पहचान माने हम कहाँ ने, किस परंपरा के हैं, और इसको हमें याद दिलाते हैं। हम सब भारतीय, हमारे घर में कुछ न कुछ मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, कुछ न कुछ तो होते ही रहता है, लेकिन हम ध्यान से सुनते नहीं है। पंडित जब संकल्प कराता है तो वो 3 बातें कहता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भोपाल नामना नगरे। ये पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें ये होते हुए मेरा भोपाल शहर, इसमें मैं, इसमें स्थित मैं। समय की पहचान बताता है, ये होते हुए अब हमारा संवत 2081 और ये महीना और ये शुक्ल पक्ष और आज षष्ठी तिथि। और फिर कहता है कि वो अपने पिता का नाम लीजिए, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम कलाम है। ये 3 चीजें कहता है। मैं एक परंपरा में हूँ, मैं एक देश में हूँ, एक मैं कालखंड में हूँ। ये मेरा पूरा परिचय यहाँ से आ रहा है, ये मेरा पूरा परिचय यहाँ से, मैं कहीं अलग नहीं हूँ बिल्कुल। मैं इन सारी परिचय, सारी श्रृंखला में बंधा हुआ, ये मैं हूँ, ये मेरा स्व है। इस स्व को जानने की आवश्यकता है। वो संकल्प करता है, और जब हम संकल्प करते हैं ना, तो हम अपने कार्य की सिद्धि करते ही हैं। विकल्पों में मत जिए, अरे ऐसा न हो तो ऐसा कर लें, तो ऐसा कर लें, तो ऐसा कर लें, तो नहीं, हमने जो सोचा है वो हमें करना है। जो संकल्पबद्ध होता है हाथ में जल लेकर के, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता ही है, आज नहीं तो कल, इस पीढ़ी में नहीं तो कल की पीढ़ी। इसलिए ये अगर रहेगा तो सब चीजें ठीक चलेंगी। यही हमारी पहचान, यही हमारा स्व है, इसे छोड़ करके हमें नहीं जाना। कह रहा हूं, अभी राहुल गांधी हैं, उनके गुरु हैं सैम पित्रोदा। अब सैम पित्रोदा लगता है कि पता नहीं कहाँ अमेरिका से आए है, क्या है, तो उनका नाम क्या बताया, तो सैम पित्रोदा का नाम कुछ है, क्या गिरिराज शरण या क्या कुछ ऐसा नाम है। उनको लगता है कि नाम ठीक नहीं, इसलिए कुछ ऐसा नाम रख लिया। नहीं, जो हमारा नाम है वही हमारी पहचान है, वही हमारा स्व है, ये मान के चलो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भाई साहब। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। जी हाँ, माइक दिया जाए। श्री रमन जी। नमस्कार साहब। आज के समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि विशेषकर महिलाओं को लेके, बेटियों को लेके, बच्चियों को लेके जैसा दूषित वातावरण हमारे यहाँ हो रहा है,
एक तरफ तो हम बात करते यत नारेस्तु पूज्यन्ते, पर आज जैसे हो रहे हैं कि बेटी स्कूल जा रही है तो मन में दगदगी लगी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है। बाजार जा रही है बेटी, बहन जा रही है, मेरी पत्नी जा रही है, कोई भी महिला जा रही है, तो एक चिंता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ऐसी आपराधिक मानसिकता ये सनातन संस्कृति की तो नहीं है, तो ये हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है और इतने बड़े स्तर पर बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? और कारण है तो घर उसका हम परिवार से क्या निवारण कर सकते हैं? हमारे परिवार से, क्योंकि कोई भी अपराधी है वो भी एक परिवार में ही पल रहा है। परिवार में माता पिता ने ही उसका पालन पोषण किया, समझ दी, सब संस्कार दिए, सब वही चला रहे। ये कहाँ हमसे चूक हो रही है हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, क्योंकि ये चीजें घर से बढ़ रही हैं तब जाके राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे। इसके विषय में आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन। इसका कोई रेडीमेड उत्तर नहीं है। कारण जरूर है, और कारण वो है कि हम संस्कृति नहीं विकृति की ओर जा रहे हैं। एक है प्रकृति, हम जैसे हैं, जैसा हमें जीवन मिला है, प्रकृति ने हमको दिया है, सिटी जल पावक गगन समीरा वगैरह वगैरह। और एक होती है विकृति, उसमें हम विकार ले आते हैं, और विकार जो होते हैं वो सहजात होते हैं। देखिए, और इन विकारों को शत्रु माना। वो 6 विकार हैं, नाम गिने हुए बिल्कुल: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य माने ईर्ष्या। संस्कारों के द्वारा हम इन सारी चीजों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। क्रोध पर भी सैनिक है, क्रोध आता है लेकिन विजय प्राप्त करता है। पाकिस्तान की या बाकी सेनाएं क्या करती है पता नहीं, पर भारतीय सेनाएं नहीं करती। उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की है, वो नारी का सम्मान करते हैं। मद, मोह, ये सारे जितने भी ईर्ष्या, अरे आपको आज की संस्कृति सिखा रही ईर्ष्या। आपके घर में एक नई कार आ गई, ये पड़ोसी की ईर्ष्या का विषय है। विज्ञापन सिखा रहे हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, वो सिखा रहे हैं आपको, मत सीखिए उसको। इन 6 विक्षत्रों पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आप वीर हैं। जैन धर्म के लोग अगर कोई है तो महावीर स्वामी को महावीर कहते ही इसीलिए है कि उन्होंने इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, जैसे जैसे स्थिति समाज की बनेगी, ये विकृति समाप्त होगी, संस्कृति की ओर हम जाएंगे। और जब संस्कृति की ओर जाएंगे तो चीजें नहीं होंगी, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शासन में दंड मिल जाएगा, उसके बाद भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चोरी की हाथ काटे जा रहे हैं, लेकिन उसी भीड़ में फिर से चोरी हो रही है। तो इस सबका केवल एकमात्र वो है कि हम संस्कारवान बनाए समाज को माने व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को। उसका केंद्र हमारा विद्यालय है, उसका केंद्र हमारा घर है सबसे पहले, फिर विद्यालय है, ये सब है। और वहाँ चूक होती है तो उस चूक का दंड देते हुए उसका उपचार करते हुए आगे जाना, ये इंस्टीट्यूशन है। हर जगह तो आपने यहाँ भी लिखा हुआ है, बाहर भी लिखा हुआ है, कहीं इस तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसका बोलते हैं और उसको दंडनीय अपराध है, वो सब जगह लिखा हुआ है, सबके उसमें है। लेकिन व्यक्ति संस्कारवान बनेगा तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, पूरी तरह ठीक हो जाएंगी ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम जितना ठीक होने के निकट पहुंचेंगे उतना ही हमारा समाज सभ्य कहलाने का अधिकारी होगा। संस्कार सभ्य भी बनाता है आदमी। सभ्यता संस्कृत करती ऐसा नहीं है, संस्कृति समाज को सभ्य बनाती है। संस्कृति समाज के जीवन को जीने योग्य बनाती है, वो सुंदर बनाती है। वहां फिर इस असुंदरता के लिए कोई स्थान नहीं होता, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। केवल प्रतीक्षा से नहीं होता, केवल सदिच्छा से नहीं होता, भगवान करे सब अच्छा हो जाए। उसके लिए हमें खुद सक्रिय होना पड़ेगा। पूरे समाज को धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, इस बात का विश्वास भी रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भाई साहब। अब जैसा कि भाई साहब का एक अगला
मध्य प्रदेश शासन के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग है, सो समय की मर्यादा को हम ध्यान में रखते हुए आगे फिर हम कभी प्रश्न लेंगे। अब मैं डायरेक्टर साहब से संस्थान के प्रमुख होने के नाते मैं आग्रह करूंगा कम शब्दों में अपना धन्यवाद ज्ञापित कर दें। धन्यवाद निशांत जी। आज का जो विषय था, हम लोगों ने व्यक्ति निर्माण के विषय में चर्चा किया और मैं बहुत ही आभारी हूँ माननीय गोस्वामी जी के प्रति कि जो उन्होंने हमें व्यक्ति निर्माण का जो उद्देश्य है उसको इतने संक्षिप्त तरीके से कथा और कहानियों के माध्यम से हम सबको समझने में मदद दी है और इसको समझाया है। जैसा कि आपने कहा कि व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य ये समझना है कि को अहम, मैं कौन हूँ। मैं बीच में देख रहा था कि हमारी जो पश्चिम देश हैं उनकी दृष्टि क्या है व्यक्ति निर्माण की। तो हम सभी चूँकि आज के समय में हमारा अध्ययन का और सीखने का मुख्य स्रोत, जैसे मैडम भी कर रही थी, वो हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पहले हम अपने गॉड फादर गूगल से पूछते हैं, हर चीज़ का जवाब उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी जिज्ञासा बस जानने की कोशिश की कि व्यक्ति निर्माण के क्या विषय हैं। तो क्या आता है, व्यक्ति निर्माण का मतलब कि व्यक्ति को इस लायक सक्षम बनाना कि वो अपने लिए धन उपार्जन कर सके, अपने परिवार के लिए कर सके, वो सक्षम हो कि समाज के लिए कुछ कर सके, वो शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए अध्ययनरत हो और कुछ अच्छे गुणों को धारण कर सके। ये हमारी जो पश्चिम की दृष्टि है। लेकिन आज के वक्तव्य से जो हमको मिला कि व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य हमें ये जानना कि हम हैं कौन। और ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि शिवो अहम, हम मानव से महामानव की जाने का जो रास्ता है, उस स्तर पे पहुंचने का, वो अगर समझ सकें, जान सकें और उसको प्रतिकार कर सकें तो सही मामले में व्यक्ति निर्माण के पथ पर हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति ये समझ सके कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही हूँ जो हूँ सो, दूसरा और कोई नहीं। ये भ्रामक इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति का मतलब ये कि जो मेरे अंदर है वही दूसरों के अंदर है, वो हमसे, मेरे से कोई अलग नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू बस दैव ही कुटुंबकम। असली माने में व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य है कि मैं अपने और दूसरों में अंतर की जो एक सोच है उसको अपने आप से अलग कर सकूं। हम सब एक हैं
इस बात को समझ सकें और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें, तो सही मामले में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति निर्माण के पथ पर हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत कुछ कहा गया है व्यक्ति निर्माण के लिए। हमारा देश, जिसको हम भारत कहते हैं, जानते हैं, जिससे सही में हमारे संस्कृति का बोध होता है, वो भारत है, ना कि इंडिया है। यह एक न केवल शिक्षित और सांस्कृतिक देश रहा है, बल्कि एक आध्यात्मिक देश रहा है, जिसमें व्यक्ति की जो परिभाषा है वो शिवोहम से है, एकात्म से है, सबको अपने जैसा देखने से है। और सही मामले में जैसे अभी निशान जी कह रहे थे कि हम सबका प्रयास है कि हम विकसित हों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का 2047 तक का सपना हम सबको देखने के लिए प्रेरित किया है। सही मामले में तो हम ना केवल विकसित हों एक सांस्कृतिक देश के रूप में, और उससे ऊपर एक आध्यात्मिक देश के रूप में, जिसमें एको हम द्वितीयो नास्ति का एक दर्शन शामिल है, वहाँ तक हमें पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करना है। जैसे मैडम खजांची मैडम पूछ रही थी कि क्या ये संभव नहीं है कि हम उन सारी अपनी संस्कृति के और अपने आध्यात्मिक भारत की जो संरचना थी उसको दोबारा जीवंत कर सकें। मैडम, अपने देश में ऐसे बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, और अपने बंगलोर में एक अपनी यूनिवर्सिटी है, चाणक्य विश्वविद्यालय। हम सभी को कभी मौका मिलेगा, ऐसे और भी कई सारे संस्थान हैं देश में। चाणक्य विश्वविद्यालय में करीब 600 एकड़ के कैंपस में इस तरह का प्रयास चल रहा है। एक नॉर्थ ईस्ट में भी शुरू हुआ है कि वो जो हमारी संकल्पना है आध्यात्मिक भारत की, जिसके लिए पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हम केवल शिक्षित होना नहीं चाहते, हम केवल विकसित होना नहीं चाहते, हम केवल सांस्कृतिक नहीं होना चाहते, हम एक आध्यात्मिक भारत को का सपना देखना चाहते हैं, जिसमें कि हर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए सुख, शांति और हर तरह सुख सभी के लिए है, सभी के लिए कल्पना की गई है। ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। मैं माननीय गोस्वामी जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं पिछले हफ्ते ही भाई साहब से रिक्वेस्ट किया था, आप उज्जैन में आए हुए थे, मुझे भी उस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन यहाँ संस्थान में कई सारे व्यस्तता थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने भाई साहब से कहा कि आप जब आएँ वापस के जाने के लिए तो कृपया हमारे यहाँ रुकें, और 1-2 दिन हम लोगों को भी अपने इतने सारे लंबे अध्ययन से हम सबको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि हम लोग संस्थान में कैसे और अच्छी तरह से कुछ कर सकें। मैं बहुत ही आभारी हूँ भाई साहब कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और कल भी और आज भी दोनों दिन अपने वक्तव्य से, अपने कर्मों से, अपने, मैं कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा हुआ आपको काम करते हुए। केवल अध्ययन और प्रवचन हमारे यहाँ के संस्कार नहीं रहे हैं। ये देश कर्म पे बिलीव करता है, कर्म पे विश्वास करता है, वो मैंने देखे हैं आपको करते हुए। आप हमारे पास आए, आपने हम सबको संबोधित किया, हम सबको अपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैडम से हम मिले थे कई बार,
लेकिन डिटेल इंटरेक्शन नहीं हुआ। आज सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो चर्चा में मैंने कहा कि मैम आप भी कुछ बोलें तो अच्छा लगेगा हमें। मुझे आज पता लगा कि मैम का जो है बालकों की व्यक्तित्व निर्माण पे विशेष कार्य है और विशेष रुचि है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी थोड़ा बोलें तो अच्छा लगा। मैडम मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सारे लोगों को बालक विकास पे और जो आपने पंचतंत्र की कहानियों के विषय में उल्लेख किया, सही में हम सब उसको भूल रहे हैं। हम सब बड़े हुए पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ पढ़ के, जो संस्कार थोड़े बहुत हम लोगों के अंदर रह गए हैं वो शायद उन्हीं कहानियों की योगदान है। पुनः इसको जीवित करने की आवश्यकता है। मैं अपने संस्थान की तरफ से हम सब भी प्रयास करेंगे कि हम लोग दोबारा उनको कैसे जीवंत कर सकें, लोगों तक कैसे ले जा सकें। ये ज़रूर है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो बच्चे हैं, उनका पढ़ने का समझने का तौर तरीका बदल रहा है और शायद ये आवश्यकता है कि हम, जैसे कल भाई साहब भी कह रहे थे कि ये देश जो है इनोवेशंस का देश है, नवाचार का देश है, ये सनातन है। हम पुराने के साथ नए को, नूतन को संजो के रखते हैं। तो शायद इस तरह से जो हमारी वो पंचतंत्र की कहानियां हैं उनको हम डिजिटल फॉर्म में लेके आए हैं, ताकि जो आज के जो बच्चे हैं जिस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जो उनको पुस्तकें उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में अगर हम उपलब्ध करा सकें तो शायद हम इसमें कुछ हद तक अपने आप को सफल पाएंगे। मैम आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे अपना वक्तव्य दिया, हम सबको उन महत्वपूर्ण पक्ष के जो बालक के विकास के लिए आवश्यक हैं, बालक में व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक है, उसके ऊपर बोला, बताया। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वोट ऑफ थैंक्स में हम जैसा कि समापन की ओर अग्रसित हैं, मैं माननीय भाई साहब प्रोफेसर गोस्वामी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अमूल्य अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और हमें अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। मैडम शुक्ला मैडम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और डायरेक्टर सर ने महत्वपूर्ण समय निकाला और हम सबके साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम और व्याख्यान को आयोजित करने में मीडिया डिपार्टमेंट और जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सबने सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप सबने अपना समय निकाला, जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आगे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा मंथ हम एज ए विजिलेंस मंथ के रूप में मना रहे हैं। ये भारत सरकार का निर्देश था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उसी प्रक्रम में एक अगला व्याख्यान हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का है, जो कि कंडक्ट रूल्स के ऊपर वो एक व्याख्यान लेंगे और शुचिता के ऊपर इन सर्विसेज। उससे पहले हम एक चाय का अरेंजमेंट हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने किया है, तो आप सब लोगों को आगे आपसे आग्रह है कि चाय के लिए आएँ और फिर आप सब लोग इसमें आएँ, अगला जो कंडक्ट रूल्स का जो व्याख्यान है उसमें शामिल हों। और माननीय भाई साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।